वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ में एक पास्ट एग्जाम कर रहे हैं। स्प्रिंग 2016 का ये क्वेश्चन है। टाइटल है इसका सी व्यू क्लब और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो डाटा है वो ये है कि सी व्यू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 Feb 2015। Sponsor of the club contributed rupees 50 million towards general funds for the start of operation and placed the amount in the bank. ये अमाउंट हमें आगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नजर आ रही है। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट समरी फॉर द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट February 2015 टू 31 December 2015। तो अब ये तो क्वेश्चन के शुरू से जो इंपॉर्टेंट एक बात स्टैब्लिश हो रही है वो ये हो रही है कि 1 Feb से 31 दिसंबर तक हमें जो कैलकुलेशंस भी करनी होंगी डेप्रिसिएशन की या एक्रूवल प्रीपेमेंट के लिए वो 11 मंथ्स की करनी होंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होगा क्योंकि इसी साल में ऑपरेशन शुरू हुए हैं। रिसीट्स में स्पॉन्सर्स कंट्रीब्यूशन, ज्वाइनिंग फीस, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, सेल ऑफ बेवरेजेस यानी एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा। तो इसके लिए डाटा दिया हुआ है। पेमेंट्स में फर्नीचर एंड फिक्सचर यानी नॉन करंट एसेट, वैन भी नॉन करंट एसेट, सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो है दिया हुआ है। एक्सपेंसेस का डाटा, परचेज ऑफ बेवरेजेस दिया हुआ है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डील होगा और ये बेसिकली क्योंकि अमाउंट ऑफ पेमेंट है तो उसको पेबल अकाउंट में ले जाएंगे। एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड ये भी नॉन करंट एसेट में डील होगा, काइंड ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। और फिर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है जिसको हम अपने करंट एसेट्स में मेंशन कर लेंगे। इसके बाद एडिशनल फॉर्मेशन में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्वाइनिंग फीस से ये बताई हुई है कि वो फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज़ ₹50,000। तो इससे हम जो है देख लेंगे कि इसको क्या करना है। अब ज्वाइनिंग फ़ी में अगर कोई टाइम पीरियड बताया होगा तो इसे ओवर द पीरियड चार्ज करेंगे, वरना फ़ौरन इसे इनकम ट्रीट कर लेंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹24,000। ओके। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है जो इस करंट ईयर से रिलेट करेगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जानी चाहिए, और बाकी जो सब्सक्रिप्शन है वो अनअर्नड है उसे लाइबिलिटी में शो किया जाएगा। उसमें जो 3 साल की है तो जो नेक्स्ट 1 ईयर से रिलेट करती होगी, नेक्स्ट 12 मंथ से रिलेट करती होगी उसे करंट लाइबिलिटी बनाएंगे और बाकी को नॉन करंट लाइबिलिटी। द मेंबरशिप्स वर अवॉर्डेड एज फॉलोज। तो सारे मेंबर्स एक साथ नहीं बने, तो मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में हमारे पास मेंबर्स बने हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें इसकी कैलकुलेशन जो है इसके हिसाब से करनी होगी कि कितने जैसे मार्च में जो लोग मेंबर्स बने हैं उनकी इस साल में 10 मंथ रेलिवेंट हैं, जून में जो बने उनके 7 मंथ्स रेलिवेंट हैं एंड सो ऑन। तो ये एक हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी। द क्लब सेल्स बेवरेजेस एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%. All sales are billed in the first week of the next month and the payment is received in the same month. Sale of beverages during December 2015 amounted to ₹150,000। तो ये 150,000 जो है ये अभी हमारा रिसीवेबल है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। 20% मार्जिन की बेस पर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेजेस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। 25% of total purchases of beverages made during the year remained unsold at year end। यानी अगर हम परचेजेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकल आएगी क्योंकि वो परचेजेस का 25% होगी, और ओपनिंग स्टॉक तो इसमें होगा नहीं क्योंकि इसी साल में ऑपरेशन शुरू हुए हैं। सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब है कि जो सैलरीज पे की गई हैं वो 11 मंथ्स में से 10 मंथ्स की पे की गई हैं, 1 मंथ की सैलरी का एक्रूवल होगा। द अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड इन एडवांस 10,000 का एडवांस है, ये एडवांस एक्सपेंस में नहीं बल्कि करंट एसेट में शो होना चाहिए। और द एडवांस इज रीपेबल ऑन 1 Feb 2016, तो ये करंट एसेट्स में शो हो जाएगा। रेंट 3 ईयर्स का पे हुआ है इन एडवांस ऑन 1 Feb, तो इसको अकॉर्डिंगली हम जो है करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में रिफ्लेक्ट कर देंगे विद इन 12 मंथ एंड आफ्टर 12 मंथ की बेसिस पे। Presently, the club is operating on rental premises. However, plot of land has been purchased on which construction would commence shortly. ऊपर पेमेंट्स के अंदर इसकी पेमेंट शो की हुई है। टाइटल ऑफ लैंड वुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। यानी अभी जो है ना लैंड हमारे नाम पर नहीं हुई तो इसे इस वजह से कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के तौर पर शो करेंगे क्योंकि ये एडवांस है। पेमेंट फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट शो होना चाहिए, इसे यूटिलिटी एक्सपेंस में नहीं डालेंगे। paid to utility companies amounting to ₹20,000। यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन 7 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी 1 मंथ की यूटिलिटी बिल भी अभी अनपेड है तो उसका एक्रूवल रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1 Feb 2015 कवरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो 11 मंथ इस साल में है वो एक्सपेंस बन जाएंगे, बाकी जो 1 मंथ है वो हम प्री पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडेड एडवांस ऑफ ₹100,000 पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्किंग शेड। तो ये पार्किंग शेड के लिए जो एडवांस दिया है इसको भी हमें अपना एसेट बना लेना चाहिए। और
रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस में शो नहीं होना चाहिए। रिपेयर बिल 7,000 की आउटस्टैंडिंग है तो इन एक्सपेंस और एक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर और वैन जो है वो 1 फेब को ही परचेज हुए थे, यानी बिल्कुल स्टार्ट में, तो इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो 1 फेब से ईयर एंड तक हम 11 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st December 2015 and income and expenditure account of Seaview Club for the period ended 31st December 2000। तो इस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए हम एक पेज पर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। Seaview Club इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड 31st December 2015 और हम इसमें इनकम भी मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन में फिगर्स क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड में दी हुई हैं तो वही हम भी यूज़ कर लेंगे। तो और इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बाद इनकी नेट वैल्यू के तौर पर हम सरप्लस या डेफिसिट को फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड पेज पर हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेनी चाहिए। सीव्यू क्लब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2015। इसमें हम जो मेन हेडिंग्स हैं नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग बना लेंगे और फिर करंट एसेट्स की एक हेडिंग, देन जनरल फंड, और फिर क्योंकि इसमें कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ भी हैं जैसे सब्सक्रिप्शन की जो ओवर 3 इयर्स है तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का पोर्शन भी बनेगा, और फिर करंट लाइबिलिटीज़। फिर जहाँ जहाँ हमें वर्किंग और टी अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक थर्ड पेज हम उसके लिए एलोकेट कर देते हैं और वहाँ पर हम उनको फॉलो कर लेंगे। यहाँ पर हम वर्किंग्स के लिए एक अलग पेज रख रहे हैं और टी अकाउंट्स के लिए एक सेपरेट पेज रख रहे हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट से डाटा इनकॉर्पोरेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है वो रिसीट एंड पेमेंट का दिया हुआ है, तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो फर्स्ट डाटा है स्पॉन्सर्स कंट्रीब्यूशन। इसको हमें इंक्लूड करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, जनरल फंड में, $50 मिलियन, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है तो ये इट वुड बी 50 मिलियन। फिर हमें ज्वाइनिंग फीस दी हुई है। अच्छा, ज्वाइनिंग फीस से रिलेटेड कुछ डाटा गिवन है तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वो बनते हैं 416, और ज्वाइनिंग फीस जो है तो 416 को अगर 50,000 से मल्टीप्लाई करें तो 20.8 मिलियन ही बनते हैं। इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग फीस जो है ये टोटल ये अमाउंट करेक्ट है, इसमें से कोई रिसीवेबल या एडवांस नहीं है। और ज्वाइनिंग फ़ीस के बारे में ये नहीं बताया हुआ कि इसे ओवर विच पीरियड हमें रिकग्नाइज़ करना है, तो फिर हमें इसे ओवर द पीरियड रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, इसको हम एक ही साल के अंदर इनकम बना लेंगे। तो ज्वाइनिंग फ़ी को इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं 20,800, इन अदर वर्ड 20.8 मिलियन। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का डाटा हमें दिया हुआ है। तो जो पैसे रिसीव हुए हैं वो हैं 29.952 मिलियन और मेंबर्स की तादाद है 416। 24,000 जो है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन है और 3 साल के सब्सक्रिप्शन जो हैं वो मेंबर्स पे करते हैं। तो इसको हम अपनी एक वर्किंग में नोट कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास रिसीव हुई है ये क्वेश्चन में गिवन है 2,9952,000, और अगर इसकी कैलकुलेशन हम कर लें तो 416 मेंबर्स इंटू 24,000 फॉर 3 इयर्स, वो भी ये सेम अमाउंट ही बनती है 2,9952,000। तो इट मीन्स कि कोई अमाउंट इसमें से रिसीवेबल नहीं है,
लेकिन क्योंकि ये 3 साल की सब्सक्रिप्शन है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इनकम में कितना रिकग्नाइज करना है और बाकी कैसे लेकर जाना है, तो इसकी तरफ हम फिर बाद में दोबारा आते हैं। फिर सेल ऑफ बेवरेजेस दी हुई है। आगे जाकर कुछ सेल्स जो है वो हमें गिवन है जिसका रिसीवेबल भी है, तो इसको फाइनल के तौर पे नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें अपनी वर्किंग एक बना लेनी चाहिए। तो एक वर्किंग हमारी सब्सक्रिप्शन की बनेगी, एक वर्किंग जो है हम बेवरेजेस सेल ऑपरेशन के ट्रेडिंग अकाउंट की बना लेते हैं। और सेल्स की वैल्यू $1500 रिसीव्ड है, जो कुछ और अमाउंट होगी तो वो बाद में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारे पास रिसीट्स के बाद पेमेंट्स का डाटा है। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर और वैन का डाटा, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने नॉन करंट एसेट्स में। फाइनल फिगर के तौर पर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी हमें लेस करनी होगी। देन हमारे पास सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, परचेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड फिगर्स हैं। इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नोट किया जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी फिगर हम फाइनल फिगर के तौर पे मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरीज की भी एडवांस पेमेंट की एडजस्टमेंट है, रेंट भी 3 साल का दिया हुआ है, यूटिलिटीज़ के अंदर भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इंश्योरेंस में प्री पेमेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी एक एडवांस इंक्लूडेड है। तो इसको हम फाइनल फिगर के तौर पर नहीं लिखेंगे और जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं उसके मुताबिक मैंशन कर देते हैं। तो सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब इनसे रिलेटेड जो हमारे पास फिगर अभी तक हैं, 1000 की फिगर जो है वो हमारे पास सैलरीज की है, 3600,000 की रेंट की है, यूटिलिटीज़ की वैल्यू 570 है, इंश्योरेंस की वैल्यू 120 है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वैल्यू क्वेश्चन में 275,000 की गिवन है। तो जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने वो मेंशन कर ली। इसके बाद परचेज ऑफ बेवरेजेस की बात है, तो ये पेमेंट की गई है, यानी जो बेवरेजेस के पेएबल के लिए, तो इसको हम अपने टी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड पेएबल का टी अकाउंट बना लेते हैं और उसमें जो बैंक से हमने पेमेंट की है वो रिकॉर्ड कर लेंगे 1367,000। देन एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड है, ये नॉन करंट एसेट के अंदर मेंशन होना चाहिए। आगे भी इसमें यही बताया हुआ है कि ये अभी हमें लैंड मिली नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो भी पूरी होनी है, तो इसे नॉन करंट एसेट्स में मेंशन करेंगे और वैल्यू 65 मिलियन है। देन हमारे पास जो है वो बैलेंस है बैंक का, इसको हम अपने करंट एसेट्स में मेंशन कर देंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट का डाटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब एडिशनल फॉर्मेशन की तरफ आते हैं और वन बाय वन सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास टोटल मेंबर्स 416 हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन 24,000 है और ये 3 साल से रिलेट करती है, यानी 24,000 एक साल की और 3 साल की 72,000। मार्च में 112 मेंबर बने, जून में 98, सितंबर में 101 और दिसंबर में 105। तो इस बेसिस पर वर्किंग की तरफ चलते हैं और वहाँ से ये कैलकुलेट करना है, अब जो फोकस रखना है कि कितनी अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो सारे मिल गए, हमने देखा है पहले कैलकुलेट करके कि जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है उसमें रिसीवेबल कुछ नहीं है।
तो कितनी अमाउंट इस साल में इनकम बननी चाहिए, कितनी नेक्स्ट 12 मंथ से रिलेट करती है जो करंट लायबिलिटी बननी चाहिए, और फिर बाकी अमाउंट हमारी नॉन करंट लायबिलिटी बननी चाहिए। तो इसमें हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो अमाउंट हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकग्नाइज करनी है, सबसे पहले देखेंगे कि मार्च में कितने लोग मेंबर बने। तो मार्च में 112 मेंबर बने। मार्च में 112 जो मेंबर बने, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 मंथ्स बनते हैं। तो हमें 112 मेंबर्स का 12 टू 24,000 एनुअल सब्सक्रिप्शन है, 10 मंथ्स की उस इनकम बनानी है, दैट वुड बी 2240,000। इसके बाद जून में कुछ लोग मेंबर्स बने। जून में कितने लोग मेंबर्स बने? 98। जून से दिसंबर तक 7 मंथ्स बनते हैं, तो 24,000 का 7/12 लेंगे 98 मेंबर्स के लिए, दैट इज 1372,000। देन कुछ मेंबर्स बने हैं सितंबर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स का टाइम बनता है। 101 मेंबर्स हैं 24,000 के हिसाब से। इनका टोटल बन गया हमारे पास 808,000। उसके बाद दिसंबर के अंदर 105 मेंबर्स बने हैं, और दिसंबर एक ही महीना है तो 1/12 ले लेंगे। तो 105 मेंबर्स इंटू 24,000 फॉर 1 मंथ, तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाती है 210,000। अब अगर हम देखते हैं कि हमारी टोटल इनकम कितनी बननी चाहिए, तो दैट वुड बी 4630,000। इसको हमें अपनी इनकम के अंदर मेंशन कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट इशू ये है कि ये तो अमाउंट इनकम बन गई, अब कितनी अमाउंट करंट लायबिलिटी बननी चाहिए। तो वो निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि हमें करंट ईयर में तो इनकम देखनी थी कि किसी को 10 मंथ्स हुए हैं, किसी को 7, किसी को 4, किसी को 1, लेकिन करंट लायबिलिटी तो है नेक्स्ट 12 मंथ्स की, तो पूरे एक साल की अमाउंट लेनी है, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए पूरे 416 मेंबर्स और 24,000 की अमाउंट पूरे साल की, तो ये अमाउंट हमारे पास बन जाएगी 9984,000। इसे हमें करंट लायबिलिटीज के अंदर मेंशन करना चाहिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन 9984,000, और अब हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कि अगर हम टोटल जो अमाउंट रिसीव हुई है 29952,000, उसमें से इनकम भी निकाल दें, करंट लायबिलिटी भी निकाल दें, तो जो बाकी अमाउंट हमारे पास बचती है दैट इज द अमाउंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसको हमें नॉन करंट लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन के तौर पे मेंशन कर देना चाहिए। तो वर्किंग वन जो सब्सक्रिप्शन पे है, उसके इम्पैक्ट 3 जगह पे जाने थे। सबसे पहले वो अमाउंट जो हमें इनकम बनानी है, फिर वो जो करंट लायबिलिटी बनानी है, और फिर जो नॉन करंट लायबिलिटी बनानी है। अब क्वेश्चन की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 2 है कि क्लब सेल्स बेवरेजेस एट अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब हमें सेल्स के बाद जो है ट्रेडिंग अगर बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनानी होगी, फिर ओपनिंग स्टॉक आता है जो कि इस क्वेश्चन में ज़ीरो होगा, परचेजेज आएंगी, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के टोटल के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सो ये फिगर्स तो आएंगी, लेकिन साथ ही अब हमें ये बात पता है कि वो प्रॉफिट जो है दैट इज़ 20% मार्जिन। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली, क्योंकि मार्जिन है तो सेल्स 100% पर हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, एंड इट मीन्स कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी दैट वुड बी 80%। तो ये एक बात इस्टेब्लिश हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अगर जनवरी की सेल है तो वो फरवरी में बिल होगी, फरवरी की मार्च में, तो ऑब्वियसली दिसंबर वाली सेल अभी तक बिल नहीं हुई, एंड द पेमेंट रिसीव्ड इन द सेम मंथ। तो दिसंबर की जो सेल है वो जनवरी में बिल होगी, जनवरी में ही रिसीव होगी, तो दिसंबर एंड पर तो वो हमारे लिए रिसीवेबल है। तो 150,000 की अमाउंट है। सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंटेड टू 150,000। ये अमाउंट हमें अपनी इनकम के अंदर भी रिकॉर्ड करनी चाहिए और अपने रिसीवेबल्स के अंदर भी। सो इनकम के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले।
तो टोटल इनकम हमारी जो है दैट वुड बी 1650,000। और करंट एसेट्स में जाएंगे, और बेवरेजेस का रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो ये है कि 25% ऑफ टोटल परचेजेस ऑफ बेवरेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर रिमेन्ड अनसोल्ड एट ईयर एंड। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि अगर परचेजेस 100% हैं तो क्लोजिंग स्टॉक 25% है, और इट मीन्स के जो गुड सेल हुई हैं वो रिमेनिंग 75% है। तो एक और परसेंटेज इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे दी गई है। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आएगी, तो वी कैन से कि जो परचेजेज हैं वो 100% हैं, क्लोजिंग स्टॉक 25% है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 75% है। अब यहाँ से हमें कुछ फिगर्स को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल्स की वैल्यू है तो हम प्रॉफिट बड़ा सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं 330, क्योंकि 1650 का 20%। अब ये प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, इसे हमें अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर भी हम इसको जो है नोट कर सकते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ गई है तो ऑब्वियसली हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर भी आ सकती है। कैसे आ सकती है? क्योंकि उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन ये 100-80-20 की यूज़ करनी पड़ेगी। किस बेसिस पे कि अगर जो हमारे पास 1650 जो है दैट इज सेल्स और 330 जो है दैट इज द प्रॉफिट, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई तो फिर अब हम परचेजेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 75% है, इन रेशियोज को यूज करेंगे, तो 1320 अगर 75% है और हमने 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दैट वुड बी 1760। और अब क्लोजिंग स्टॉक बड़ा सिंपली कैलकुलेट हो सकता है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स का या तो आप जो 75 से डिवाइड करके 25 से मल्टीप्लाई कर दें, या सिंपली परचेजेस का 25% ले लें जैसा क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो 1760 का 25% लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 440, और इस बेसिस पर भी आपके पास सही कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो जाती है। अब यहाँ से हमें दो फिगर्स पता चल रही हैं, एक परचेजेस की और एक क्लोजिंग स्टॉक की। तो परचेजेस की वैल्यू को उसके रेलिवेंट टी अकाउंट में मेंशन कर देते हैं। 1760,000, और जो इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास है वो हमारी जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये हमारा जो इम्पैक्ट था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सैलरीज के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। सैलरीज आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब है एक महीने का एक्रूवल है सैलरीज का। अमाउंट ऑफ सैलरीज इंक्लूड इन एडवांस अमाउंटिंग टू 10,000। तो 10,000 का एडवांस हमें एक्सपेंस में से निकालना चाहिए और करंट एसेट बनाना चाहिए। तो एक्सपेंस की अमाउंट में से माइनस कर देते हैं और करंट एसेट्स में उसको एडवांस सैलरीज के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कहा हुआ है कि द एडवांस इज रीपेबल ऑन फर्स्ट फेब। अब जो ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ की बात है, तो हमारे पास जो सैलरी पूरा पीरियड है वो 11 मंथ्स का है। इसका मतलब है कि जो सैलरीज पे हुई हैं वो 10 मंथ्स की पे हुई हैं, और क्योंकि एक महीने की तो नेक्स्ट मंथ में पे की जाती है, तो 10 मंथ्स की सैलरीज कितनी है? 1000 में से 10 निकाल दें तो 990 की सैलरीज हैं 10 मंथ्स की। अब इस बेस पर हम एक्रूवल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सैलरीज पेएबल हमारा होगा 990 डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स, तो हमारे पास एक महीने की सैलरी आ जाएगी, दैट वुड बी 99। तो ये एक मंथ की सैलरी है, तो एक मंथ का हमें एक्रूवल रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर हमने लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किया और इधर हम एक्सपेंसेस में भी ऐड कर देंगे। उसके बाद
रेंट फॉर 3 years वॉज पेड इन एडवांस ऑन 1 Feb 2015। 3 साल के लिए पे किया है, तो इसमें से जो करंट ईयर है उसको एक्सपेंस बनाएंगे, जो नेक्स्ट 12 months हैं उनको करंट एसेट, और उससे जो बाद का पीरियड है वो नॉन करंट एसेट। तो रेंट में आते हैं, तो ये रेंट जो हमारे पास है ये 3 years का है, तो 3 से डिवाइड करेंगे ताकि 1 साल का रेंट आ जाए, और फेब से लेके दिसंबर तक 11 months का हमने रेंट कवर करना है, दैट वुड बी 1100। अब करंट एसेट्स की तरफ आते हैं, तो प्रीपेड रेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 1 साल का रेंट जो है वो हमारे पास करंट एसेट बन जाएगा 1200, और जो बाकी 13 months बनते हैं बेसिकली, तो जो बाकी अमाउंट है वो हमारी नॉन करंट एसेट बन जाएगी। तो वो वैसे हम एक और वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि जी 3600 का टोटल रेंट पे किया था, जिसमें से 1100 का एक्सपेंस बन गया, 1200 का करंट एसेट बन गया, तो जो बाकी अमाउंट है वो नॉन करंट एसेट है 1300, और 13 months का रेंट भी कह सकते हैं इसे आप। देन वी हैव इंफॉर्मेशन नंबर 6 कि क्लब जो है रेंटल प्रीमिसेस पर ऑपरेट कर रहा है। हाउएवर अ प्लॉट ऑफ लैंड हैज बीन परचेज्ड ऑन विच कंस्ट्रक्शन वुड कमेंस शॉर्टली, टाइटल ऑफ लैंड वुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। तो इसको भी लैंड के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया, इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर है पेमेंट फॉर यूटिलिटीज। पेमेंट फॉर यूटिलिटीज इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड टू यूटिलिटी कंपनीज अमाउंटिंग टू 20,000। तो ये एक्सपेंस में शामिल नहीं होना चाहिए, इसे तो एसेट बनना चाहिए सिक्योरिटी डिपॉजिट को। तो इसको हम यूटिलिटीज़ के एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चलते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कोई आपने 1 साल बाद तो अपनी यूटिलिटी कनेक्शन ख़त्म नहीं करवा देने होते, तो इसको नॉन करंट एसेट्स में हम डील करेंगे, और 20,000 की अमाउंट हमारी नॉन करंट एसेट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर इसमें यह बात है कि यूटिलिटी बिल्स आर पेड ऑन द 7th day ऑफ नेक्स्ट मंथ। वंस अगेन, यानी 1 महीने की जो अमाउंट है वो एक्रूवल है। तो जो हमने पेमेंट की हुई है, टोटल 11 months के ऑपरेशन है, 1 month की पेबल है, तो जो पेमेंट की हुई है वो 10 months की हुई है। सो उस बेसिस पर 570 में से 20 निकाल दें तो 550 बनता है, तो इसका एक्रूवल रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट निकाल कर जो बाकी अमाउंट है हमारे पास, दैट इज़ 550, और इसका मतलब है कि 1 month की जो अमाउंट बनती है जिसका हमें एक्रूवल रिकॉर्ड करना है, दैट इज़ 55। तो इसको हम एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड कर देंगे। देन वी हैव इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 1 Feb को पे हुआ था, और वो 12 months का है। तो हमें इंश्योरेंस में से यानी जो 1 month की अमाउंट है उसे करंट एसेट बना देना चाहिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। 120 में से 1 month 10 की अमाउंट 10,000 ये प्रीपेमेंट है, तो ये एक्सपेंस हमारा इतने से कम हो जाएगा। तो 110 की अमाउंट एक्सपेंस बनेगी। देन रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात है, तो इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड एन एडवांस ऑफ ₹100,000 पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग शेड। तो जो आपने एडवांस पे किया हुआ है वो आपका एसेट बनेगा, वो एक्सपेंस में शामिल नहीं होना चाहिए, तो एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं। और इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम नॉन करंट एसेट बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो पार्किंग शेड है वो हमारा नॉन करंट एसेट है। फर्दर ये है कि रिपेयर बिल्स अमाउंटिंग टू 7,000 वर आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, तो इनका हमें एक्रूवल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए।
और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 7,000 शो कर देंगे। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर और वैन दोनों ही परचेज हुए हैं 2015 में, लेकिन इनकी जो डेप्रिसिएशन है वो 10% एंड 20% के हिसाब से चार्ज होनी है। और 1 फेब से 11 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देते हैं और नॉन करंट एसेट में से भी लेस करेंगे। तो एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, जो वैल्यूज़ पेमेंट के अंदर दी हुई हैं, 10% डेप्रिसिएशन और 11 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट वुड बी 110। और फिर जो वैन की अमाउंट है हमें वो 1500 की गिवन है, और 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। $1500,000, 20% और 11 मंथ की डेप्रिसिएशन, दैट वुड बी 275। तो ये दोनों जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किए हैं एसेट्स में से भी लेस कर देंगे। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर की नेट अमाउंट हमारे पास 1090 और वैन की नेट अमाउंट हमारे पास 1,225,000 आ जाएगी। नाउ वी हैव वन टी अकाउंट रिमेनिंग। उसके अलावा जो क्वेश्चन के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसको हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो वर्किंग्स भी, जो वर्किंग 1 है सब्सक्रिप्शन, उसका डाटा भी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। बेवरेजेस के सेल ऑपरेशन की वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। तो टी अकाउंट जो हम बना रहे हैं इसकी तरफ चलते हैं और इसका टोटल कर लेते हैं। दूसरी साइड पर भी सेम टोटल मेंशन कर देंगे और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें ट्रेड पेबल का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 393,000। इसको हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज करंट लायबिलिटीज मेंशन कर देना है। अब हम अपने टोटल्स की तरफ चलते हैं क्योंकि बाकी डाटा कंप्लीट हो चुका है। तो इनकम्स का टोटल कर लेते हैं 25760,000। एक्सपेंडिचर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं तो इनका भी हम टोटल कर लेंगे और क्लियरली वी हैव लॉट मोर इनकम देन एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास सरप्लस आएगा 2,289,000 का। इसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जनरल फंड के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के टोटल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स टोटल 6,873,500। फिर करंट एसेट्स हैं हमारे पास और इनका टोटल हमारे पास बन रहा है 2,94,30,000। और अब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स दोनों का कंबाइंड टोटल कर लेते हैं, तो दैट इज़ 98,165,000। जनरल फंड्स में सरप्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका टोटल आ जाएगा, दैट इज़ 7,229,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ तो एक ही वैल्यू है, करंट लाइबिलिटीज़ का भी टोटल कर लेते हैं। तो अब हमें जनरल फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ इनका टोटल करना है 98,165,000, जो कि मैच भी कर रहा है। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी टैली हो गई और इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।